नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में कुछ धुआं निकला, फिर कुछ आग की तपिश महसूस हुई और वो तपिश इतनी बढ़ गई कि लगा कि दिल्ली उससे झुलस जाएगी। तपिश की शुरुआत हुई थी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस अहंकार के साथ 80 में 78, 80 में 80 बातें कर रहे थे, उसकी लोकसभा चुनाव में हवा निकल गई। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बहुत पीछे छोड़ दिया और उसके बाद जब ऑपरेशन होता है, कैंसर का ऑपरेशन होता है, तो वो फैलता चला जाता है। कहा जाता है कि एक बार ऑपरेट कराएंगे तो उसका मसाज आसपास के हिस्से को खराब करता जाता है। एक के बाद एक जो चीजें सामने निकल के आने लगी, उसने दिल्ली को, बीजेपी को, लखनऊ बीजेपी को हिला के रख दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि पार्टी के अंदर इतनी घमासान मची हुई है। मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के पीछे पड़े हैं, सीएम डिप्टी सीएम के पीछे पड़े हैं, डिप्टी सीएम सीएम के पीछे पड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीएम के पीछे पड़े हैं, सीएम की लॉबी उनके पीछे पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी में कहा जाए कि इतने जूतों में दाल बट रही थी कि कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर टीवी चैनलों पे खबर चलना शुरू हुई कि अब तो मामला आर पार। शुरुआत में हुई कि अब मुख्यमंत्री हटाए जाएंगे। आग की तरह फैलने लगी कि अब योगी आदित्यनाथ को नाप दिया जाएगा। संघ के एक्टिव हुआ, खबर चली कि संघ के लोग दिल्ली में मीटिंग करेंगे, बुलाए गए, दोनों डिप्टी सीएम बुलाए गए, मुख्यमंत्री तलब किए गए, तरह तरह की खबरें चलने लगी। फिर खबरें चलने लगी कि भाई ना, सीएम नहीं, डिप्टी सीएम को हाईकमान नाराज है कि इसकी बगावत कैसे कर रहे हो, क्यों नहीं मुख्यमंत्री की बैठक में जा रहे हो। जब प्रयागराज की बैठक हो रही है तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य नहीं जाते हैं, जब लखनऊ की होती है तो ब्रजेश पाठक नहीं जाते हैं। और डिप्टी सीएम का खेमा कहने लगा कि क्या हम लोग मंडल के नेता हैं, हम डिप्टी सीएम हैं पूरे प्रदेश के, जब हर मंडल की बैठक होनी चाहिए थी तो हमें बुलाया जाना चाहिए था, हमें मंडल तक सीमित करके रह दिया। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक में सामने आ रहा है कि बीएलओ ने, जो निर्वाचन की मतदाता सूची चेक करते हैं, उसने तक बीजेपी के लोगों के नाम काट दिए, ऐसा आरोप संगठन की बैठक में लगा। फिर इस घमासान के बाद कल से ये संदेश दिया गया कि भाई अब मामला ठीक हो गया है। लखनऊ का में सूचना विभाग रात में एक्टिव हो गया कि खबरें ना छपें। इस लड़ाई में ऑल इज वेल की खबरें छप जाए वरना खबरें ना छपे। कई बड़े अखबारों से खबर ही गायब है कि दिल्ली में 3 दिनों से कुछ घमासान चल रहा था। वो लोग ये भी मान रहे थे कि जो दिल्ली की मीडिया है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय हरेन जोशी के एक फोन के बाद कांपने लगती है, उस मीडिया पे 4-4, 5-5 दिन तक ये खबरें चल कैसी रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ घमासान चल रहा है। फिर पता चला कि मामला ठंडा हुआ नहीं है। दरअसल मामला ठंडा हो भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी घमासान के बाद केशव मौर्य अगर लौट के आए, बिना किसी निष्कर्ष के निकल के आए, तो दरोगा तो छोड़िए, उनके घर तक सिपाही तक झांकने नहीं जाएगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा संभाल रखे हैं। ब्रजेश पाठक की एक फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा बढ़ा दिया है। आग बढ़ गई है। तो नतीजा कुछ निकला या नहीं निकला, इस विषय पर डिटेल से मैं बातचीत करूंगा उस पत्रकार के साथ जिन्होंने सालों तक एक उत्तर प्रदेश के बड़े चैनल का काम संभाला। बहुत बेहतरीन पत्रकार। उनका हुनर सिर्फ पत्रकारिता में नहीं है, गायन में, कुछ पिक्चरों के डायलॉग लिखे उन्होंने। 2 बड़ी चर्चित किताबें आई हैं उनकी, काकोरी, उसके बाद कसारी मसारी, अतीक अहमद की मर्डर के ऊपर उसके घटनाक्रम में क्या था। आप समझ गए होंगे मैं मनोज राजन त्रिपाठी जी की बात कर रहा हूँ। आज वो मेरे साथ जुड़ेंगे प्रोग्राम में। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। एक लेखक की जब किताब आती है तो वो बड़ा व्यस्त होता है लोगों के जवाब देने में, प्रतिक्रिया देने में, और इतनी शानदार किताब अतीक अहमद पे आई है। मैं किसी दिन इस किताब पे अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन आज चर्चा हम लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति पे करते हैं। मैं बातचीत की शुरुआत करूं, कुछ पूछूं आपसे, उससे पहले एक वीडियो दिखाता हूं, फिर उस विषय पे बात करूंगा। ये वीडियो सुबह से बेतहाशा वायरल है। तब का है कि जब वहां पे दिल्ली में बैठक चल रही थी और बैठक में प्रधानमंत्री से पहले, ये देखिए वीडियो, फिर देखिए, आपको एक बार समझ में नहीं आएगा।
ये वीडियो में दोबारा आपको दिखाऊंगा कि अमित शाह निकलते हैं योगी आदित्यनाथ के सामने से। अमित शाह के देखकर योगी आदित्यनाथ हाथ नहीं जोड़ते हैं। फिर राजनाथ सिंह उनके पीछे से निकलते हैं और योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह के हाथ जोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री निकलते हैं, सारे मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के हाथ नहीं जोड़े होते हैं, वो बैठे रहते हैं। तो इस वीडियो को मैं दोबारा आपको 2-3 बार दिखाऊंगा, ये कहने के बाद समझ में आएगा। देखिए, अमित शाह निकल गए और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने राजनाथ सिंह के हाथ जोड़े। ऐसे ही जब प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री के आने के समय आप देखेंगे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सब मुख्यमंत्री खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के हाथ देखिएगा, राजनाथ सिंह के हाथ बाद में जुड़े रहेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के हाथ बंधे हुए हैं। दर्शक फिर चूंकि एक बार बहुत जल्दी से समझ नहीं पा रहे हूँ, मैं एक बार और ही प्ले करूंगा इस वीडियो को। देखिएगा, अमित शाह निकलेंगे, योगी आदित्यनाथ हाथ नहीं जोड़ेंगे, राजनाथ सिंह आएंगे, योगी आदित्यनाथ नमस्ते कर देंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री आएंगे, सब मुख्यमंत्री हाथ जोड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ बांधे रहेंगे। ये वीडियो आप देख चुके होंगे और इस वीडियो के वायरल होने के बाद तरह तरह की कहानियां आज पूरे सोशल मीडिया पे छाई हुई है कि योगी आदित्यनाथ दमने वाले लोगों में से नहीं है। चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, वो हाथ जोड़ के काम करने वाले लोगों में से नहीं है। मनोज जी, ये तो कहा जाता है योगी आदित्यनाथ के बारे में कि वो दबेंगे नहीं, जवाब ठोक के देते हैं। ये जो वीडियो आ रहा है, पहले अमित शाह निकल जाते हैं, योगी आदित्यनाथ खड़े रहते हैं, राजनाथ सिंह जैसे ही आते हैं वो हाथ जोड़ देते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, सारे मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम हाथ जोड़ते हैं, योगी आदित्यनाथ खड़े रहते हैं। क्या कभी कभी राजनीति में बॉडी लैंग्वेज का बड़ा अध्ययन किया जाता है, कुछ बॉडी लैंग्वेज बहुत संकेत देती है, क्या इस वीडियो से कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति के संकेत निकाले जा सकते हैं? स्पष्ट सी बात है, बहुत साफ बात है। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी मूक अदा है, एक ऐसा मूक कथन है, एक ऐसा मौन कथन है जो बताता है कि आदमी आत्मविश्वास में है, आदमी क्रोध में है, आदमी इग्नोरेंट है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये बॉडी लैंग्वेज हमेशा बताती है। और ये वीडियो जो आप लगातार दिखा रहे हैं, मैंने भी दिन भर ये वीडियो देखा है। ठीक है, ठीक है, आज आज एक मसला उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो हर वीडियो, हर अदा, हर बॉडी लैंग्वेज, हर कथन, हर चीज के बारे के एक मायने है। और मायने किसी ने पैदा नहीं किए, आपने पैदा किए। झंझट आपकी पार्टी के बीच में है, सर फुटअव्वल आपकी पार्टी के बीच में चल रहा है। आप दिल्ली लखनऊ शटल हुआ है, सब कुछ सारे नेता दिल्ली लखनऊ कर रहे हैं, शटल कर रहे हैं इधर से उधर। तो एक बहाना मिल गया है, एक वजह मिल गई है। चांदी की तश्तरी में सोने का सजा हुआ एक पूरा मुद्दा सबको मिल गया है, और खासकर विपक्ष को भी मिल गया है, और खुद सत्ता पक्ष के उन लोगों को जो कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर, एक होता है सामने, एक होता है बंद कमरे में, तो वो सारी मुद्दे पर वो बातें होने लगी है, मुखर हो गए हैं। चाहे मोती सिंह हो, चाहे रमेश मिश्रा हो, चाहे फतेह बहादुर सिंह हो, चाहे ब्रजभूषण शरण हो, चाहे आनंद शुक्ला हो, आप लाइन एक कतार है जो लोग इस बारे में बोलने लगे हैं। तो बोलने लगे हैं तो बोलने का माहौल आपने दिया है। यही वजह है कि जो वीडियो भी चल रहा है, इसमें बॉडी लैंग्वेज के मायने इसीलिए निकाले जा रहे हैं। संजय भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज जी, लेकिन एक बात शुरू से अब आज सुबह से ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली ने सब ठीक कर दिया, दिल्ली ने डांट दिया कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कैसे बोले आप, अनुशासनहीनता हुई है, डिप्टी सीएम को मैसेज दे दिया। क्या मानते हैं आप ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य की इतनी हैसियत है कि दिल्ली के इशारे के बिना वो योगी आदित्यनाथ की बैठक में न जाएं, उनके खिलाफ कुछ इशारे कर दें? इतनी हिम्मत है दोनों में? संजय जी, मैसेजिंग उसको कहते हैं जब 150 विधायक सदन में अपने मुख्यमंत्री के सामने ही वेल में बैठ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे और योगी वन सरकार थी। हरीश द्विवेदी बस्ती के सांसद थे, अपने ही कमिश्नर और डीएम के खिलाफ बैठ गए। छोटेलाल खरवार, उन्होंने पत्र लिख दिया, उनके काम नहीं होते। और ऐसे बहुत सारे मसले आए। अब आइए योगी 2 पे। योगी 2 पे भी जब हम आते हैं तो वहां पर भी यही नजर आता है। ब्रजभूषण शरण सिंह खुलकर कहते हैं मोदी नेता है, योगी क्या है? योगी मुख्यमंत्री। मोती सिंह कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। फतेह बहादुर सिंह कहते हैं मेरी जान को दिक्कत है, मेरी जान को खतरा है। और 2 दिन बाद एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं भाई, मैं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व से संतुष्ट हूं, मैं उसका कृतज्ञ हूं, मैं उसके साथ बिल्कुल संतुष्ट हूं। ये सारी चीजें बताती हैं कि समथिंग ब्लैक इन द बॉटम, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, और उसी गड़बड़ी का ये नतीजा है। और चाहते तो दिल्ली
आज क्यों बता रहा है, आज ये मैसेजिंग क्यों कर रहा है कि सब ठीक है? जब दिल्ली को ठीक करना था तो योगी वन गवर्नमेंट में जब एके शर्मा को लेकर बवाल हुआ था और एके शर्मा को ब्यूरोक्रेसी से इस्तीफा दिलाकर लखनऊ भेजा गया था, ये कह के कि गृह मंत्रालय इनको दिया जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ राम राम प्रकाश गुप्ता नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ है। वो कल्याण सिंह का भी वक्त मुझे याद आता है, लेकिन कल्याण सिंह ने गलती की, उन्होंने खुद पार्टी छोड़ी। योगी आदित्यनाथ वो किरदार नहीं है। और एक बात और सही है, एक कहावत है कि कुर्सी मायने नहीं रखती, कुर्सी पर बैठने वाला मायने रखता है, तो वो योगी आदित्यनाथ है। अगर ये सरकार को मैसेजिंग करनी थी, एके शर्मा वाला मुद्दा हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लखनऊ आकर माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ के कंधे पर कंधा रखकर फोटो खिंचाकर मैसेज देना पड़ा था। कौन कहता है कि ये केशव मौर्य और ब्रिजेश पाठक की अपनी ताकत है? क्या क्या कल्याण सिंह वाला मुद्दे में बाकी जो लोग लगे थे, क्या वो लोग उसमें क्या उतनी हैसियत है ब्रिजेश पाठक या केशव मौर्य की? पावर बैकअप है, गारंटीड पावर बैकअप है। अगर आप 2 सेकंड का मुझे समय दें तो मैं सिर्फ आपको इतना बताऊं, एक अलग तरीके से अंदाज में कहना चाहता हूं कि राम गोपाल वर्मा ने एक फिल्म बनाई सत्या, लेकिन जब आप उस फिल्म को देखना शुरू करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि इस फिल्म का नाम सत्या क्यों, इसका नाम तो भीखू मात्रे होना चाहिए था, क्योंकि भीखू मात्रे ही कहता है मुंबई का किंग कौन। तो असल में राम गोपाल वर्मा को पता नहीं था कि फिल्म का टाइटल तो सत्या होगा, लेकिन भीखू मात्रे ही फिल्म को ले उड़ेगा। और जो भीखू मात्रे अब चेहरा बन गया है, जो भीखू मात्रे अब लोगों को नजर आने लगा है, जो भीखू मात्रे उस चर्चा में है, अब उस भीखू मात्रे को एलिमिनेट करने की, किनारे करने की तैयारी चल रही है। और ये मैं आपसे फिर कहता हूं, शटर डाउन हुआ नहीं है, मैसेज कुछ भी हो। संजय भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन शटर डाउन क्यों नहीं हुआ, इसका भी एक बड़ा सवाल है। क्या हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव का इंतजार है कि कोई और तरकीब का इंतजार है? और क्या इन परिस्थितियों में केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ दोनों उत्तर प्रदेश में काम कर लेंगे? जिस तरह की तलवारें खिंच गई, जिस तरह केशव मौर्य ने कहा कि संगठन बड़ा होता है सरकार से, जिस तरह से योगी जी ने डायरेक्ट में मोदी जी को चुनौती दे दी कि हम ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारे, इन तलवारों को खींचने के बाद दिल्ली नेतृत्व ने कह दिया, कहीं खबर छप गई कि सब कुछ शांत हो गया, दिल्ली नाराज हो गया, डिप्टी सीएम से मामला खत्म हो गया। प्रैक्टिकल बात बताइए मनोज भाई, आपने तो सरकार बहुत करीब से देखी है, मतलब शायद उत्तर प्रदेश के बहुत चंद पत्रकार होंगे जिन्होंने इतने करीब से देखी है। क्या मुख्यमंत्री का विरोध करके ये मैसेज गांव देहात के थानेदार से लेकर डीजीपी तक है कि इन डिप्टी सीएम ने सीएम का अपमान किया, उनका विरोध किया, उनकी कुर्सी हिलाई, तो इसके बाद किसी सिपाही दरोगा की भी हिम्मत होगी वो केशव मौर्य के घर पे जाके उनको सलाम कर ले? और जब इतने कमजोर हो जाएंगे केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, तो फिर वो क्या करेंगे? ये इसका क्या अंदाजा होगा? आपको क्या बताएंगे? आप क्या लगता है आपको? ये जो तलवारों की बात आपने बताई है, ये तलवारें निकल तो आई थी योगी वन, असल में लहलहाती अब दिखाई दे रही है, लहराती हुई, चमचमाती हुई अब दिखाई दे रही है। उसकी बड़ी ठोस वजह है, उसकी ठोस वजह है लोकसभा के चुनाव। लोकसभा के चुनाव में नतीजे जो आए हैं, वो एक मौका मिला इस तलवारबाजी को और तेजी से करने का और खुलेआम करने का। अगर आप संजय भाई लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर आपको याद हो कि केशव मौर्य अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है और उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार चली जाती है। ठीक उसी वक्त केशव मौर्य को पूरी उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। मनोज सिन्हा बनाए गए, अचानक योगी बुलाए गए, संघ ने पीछे से हाथ रखा और एक महत्वाकांक्षा कि मैं अध्यक्ष था, वो उनके मन में रह गई। उसी वक्त पंचम तल पर किस कमरे में वो बैठेंगे, किस कमरे में कौन बैठेगा, इस बात को लेके मजे का झंझट हुआ था और यहीं से दोनों के बीच में एक अदावत शुरू हो गई थी। वो महत्वाकांक्षा तब थी जब योगी आदित्यनाथ सांसद थे, गोरखपीठ से जुड़े थे, सब जानते थे योगी आदित्यनाथ कोई कम फेमस आदमी हो ऐसा नहीं है, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री माफियाओं का एलिमिनेशन, बुलडोजर बाबा की छवि, ये जो उन्होंने दिखाई, उससे वो एक चेहरा बन गए और चौक चौराहे, पान की दुकान, चाय की टपरियों पर बात होने लगी कि मोदी के बाद कौन।
तो वो जो महत्वाकांक्षा लेकर चले थे केशव मौर्य, वो केशव मौर्य अब वो महत्वाकांक्षा केशव मौर्य को प्रॉब्लम नहीं, अब ये चेहरा केशव मौर्य को प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, अब ये चेहरा दिल्ली को प्रॉब्लम कर रहा है, ये चेहरा दिल्ली को प्रॉब्लम कर रहा है। वहां से आखिर अपनी फौज किसके जरिए चलाई जाए, तो उस महत्वाकांक्षा में एक दिया सलाई लगाई जाती है, गो यलगार हो, और यलगार हो गया। केशव मौर्य ने कमान संभाल ली, ब्रजेश पाठक, जतिन प्रसाद, AK शर्मा, ये जितनी फौज है, ये सारे मंत्री तो ऊपर से ही बनाए गए। अब योगी आदित्यनाथ के हाथ में क्या काम होता है? उनके हाथ में काम है विभाग मंत्रालय किसी का भी हो, ब्यूरोक्रेसी तो आप ही बैठा लेंगे, और ब्यूरोक्रेट जब तक फाइल पर साइन नहीं करेगा तब तक आप डिप्टी CM भी है, मंत्रालय भी आपके पास है, सब कुछ है, लेकिन फाइल तो वैसे ही बढ़ेगी। तो वो फाइलें जो वंदे भारत की तरफ दौड़नी चाहिए थी, वो बालामुंह पैसेंजर की तरह दौड़ने लगी। हाँ, ये लाइन आपकी सही है। इससे चीजें थोड़ी गड़बड़ा गई, और इस वजह से ये तलवारें अब आपको ज्यादा चमचमाती दिखाई दे रही है, लहराती दिखाई दे रही है। और यही तो वजह है कि केशव मौर्य ने पिछली बार योगी वन में ट्वीट किया था कि संगठन सरकार से बड़ा था, उसके एक दिन पहले उनकी झांझा हुई थी। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत जबरदस्त, सोच लीजिए उत्तर प्रदेश में पुराना नतीजा अगर दोहरा दिया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी की अपनी मेजॉरिटी में सरकार बनी होती, लेकिन घर में ही गड़बड़ हो गई। और सबसे बड़ी बात, जिस अयोध्या के आधार पर आप लड़ रहे थे, वहां से अवधेश पासी जीत जाता है और आप अयोध्या हार जाते। एक वक्त था जब 1857 की गदर थी, उस समय कहा था सैनिकों ने, हम दिल्ली हार गए। आज कहना पड़ रहा है हम अयोध्या हार गए। तो वो जो मसला था, उस मसले को लेके जब लोगों ने समझा कि एक ग्रुपिज्म हो रहा है, दो ध्रुव काम कर रहे हैं, तो सब ये छोटे छोटे प्यादे बड़बड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, बोलने लगे। और वही वजह है कि दिल्ली बनाम उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई अभी नतीजे पर पहुंची नहीं है। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, ये वीडियो हम सिक्योर करके रखेंगे, आर्काइव करके रखेंगे, और कुछ दिनों बाद इस पर हम बात करेंगे। हम कह सकते हैं 4 दिन बाद, 10 सीटों के उपचुनाव के बाद, या 3 राज्यों के चुनाव के पहले या बाद में, लेकिन उत्तर प्रदेश में होगा तो कुछ जरूर, ये जरूर, ये बिल्कुल पक्का है। तो एक यलगार अभी और उठेगी, एक यलगार अभी मेरे ख्याल से। अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो सिनॉप्सिस योगी वन में बना था, 2 एक्ट इस गवर्नमेंट में पूरे हो गए, और लोकसभा चुनाव के बाद जो फिल्मी स्क्रिप्ट होती है, जो नॉवेल की स्क्रिप्ट होती है, 3rd एक्ट शुरू हो गया है, क्लाइमैक्स आना बाकी है। देखो ठीक है ना, लोग अब दूसरा सवाल भी करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे फंस गई है, अगर योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाते हैं तो पिछड़ों में संदेश है कि केशव मौर्य का अपमान हुआ, पिछड़ा जितना बचा खुचा बीजेपी के साथ है, बहुत हिस्सा कट गया है इस बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जितना बचा है वो पिछड़ों के अपमान के नाते से बीजेपी से कट जाएगा। दूसरा खतरा ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ नाराज हुए, उनको हटाया गया, तो ठाकुर बीजेपी को टाटा बाय बाय कर देगा। मजे की बात है, लोकसभा चुनाव में भी ठाकुरों ने वोट बहुत ज्यादा किया नहीं। तो क्या माना जाए कि बीजेपी अब एक ऐसी तलवार की धार पर खड़ी हो गई है कि अब जहां से बच पाना मुश्किल है, या तो इधर पैर कटेगा या इधर पैर कटेगा। क्या ऐसे हालात लग रहे हैं आपको मनोज जी? देखिए, 10 से 12% अगड़ा वोट है, इसके अलावा मुसलमान है, दलित है और पिछड़े हैं। इस पूरी चर्चा में एक बात को कतई नहीं भूला जाना चाहिए कि संविधान बदलने की जो बात लल्लू सिंह से शुरू हुई थी, 400 पार का जो नारा दिया गया था, उसने भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश पे आता हूं, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी का इंसेप्शन उत्तर प्रदेश से है, राम मंदिर से है, मथुरा काशी यहीं पे है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला है उत्तर प्रदेश। यहां पर प्रधानमंत्री भी अहमदाबाद गुजरात छोड़ के बनारस गंगा किनारे काशी विश्वनाथ से लड़ने आते हैं। यहां पर गोरक्षपीठ का जो सर्वे सर्वा है, वो उत्तर प्रदेश का भगवा वस्त्रधारी मुख्यमंत्री है। उस मुख्यमंत्री को आप इग्नोर कर देंगे तो आपको हिंदुत्व के एजेंडे से हटना पड़ेगा, जो आपका ईंधन है, क्योंकि उसी फ्यूल से आप लड़ते हैं। दिक्कत कहां है
कि भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है धर्म, क्योंकि उसमें सारी जातियां समाहित हो जाती है, लेकिन धर्म धर्म टूट गया है जातियों में। अब अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई फैसला लिया गया, अरे साफ बात, अगर उनको हटाया जाता है तो भाजपा को एक बड़ा रिस्क ये लेना पड़ेगा कि क्या अपने इंसेप्शन स्टेट में, क्या राम मंदिर काशी मथुरा वाले उस प्रदेश में, क्या भगवाधारी एक योगी को हटाकर भाजपा एक आग बुझाने में एक और आग लगाने जा रही है। दूसरी बात, 10 से 12% जो अगड़ा वोट है, अगर भाजपा के पास वही वोट बचा है तो अखिलेश यादव के पीडीए से लड़ना पड़ेगा। पिछड़े और दलित, इनको ये जो वोट बैंक चला गया है, मायावती उनको फायदा नहीं कर पाई है, ये वोट आएगा कैसे? तो क्या केशव मौर्य को बनाने से कुछ होगा? बनाने में मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं। मुख्यमंत्री नहीं होंगे केशव मौर्य, ये भी वीडियो को आर्काइव करके रखेंगे हम लोग। केशव मौर्य को मान लीजिए कोई एक पद दे दिया गया, कुछ हो गया, तो पिछड़ों की राजनीति को आगे लाने के लिए, क्योंकि एक फैक्टर तो है, उत्तर प्रदेश में ठाकुर खुश है और ब्राह्मण नाराज है, ये एक आम चर्चा है, ये एक आम चर्चा है। इसके अलावा किसी जाति की बात नहीं होती है। तो इस जाति को समेटने के लिए क्या आप अपने हिंदुत्व के आधार, बुनियाद, नींव से रिस्क लेने को तैयार है, या इसी धर्म के आधार पर अब बाकी उनको जोड़ पाएंगे जातियों को? तो अगर जोड़ सकते हैं, अगर जोड़ सकते हैं इसी आधार पे, तो योगी आदित्यनाथ का ये झंझट खत्म कराना पड़ेगा। और अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं और आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं के अलावा लग रहा है कि यही इनको हटाएंगे तभी उत्तर प्रदेश में कुछ हो पाएगा, तो मुझे लगता है कि 30-70 चांसेस है कि आप 2027 में रिवाइव कर पाए। बिल्कुल ठीक बात है। आपने एक बड़ा अहम मुद्दा, एक लाइन बोल दी कि ठाकुर खुश हैं, ब्राह्मण नाराज हैं। अखिलेश यादव इनको जीने नहीं दे रहे हैं। आज उन्होंने माता प्रसाद पांडे को अप्रत्याशित रूप से नेता प्रतिपक्ष बना दिया। उन्होंने कार्ड खेल दिया कि जब वह एक ऊंची जाति कह रही थी, ये तो अखिलेश यादव सिर्फ पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने रिस्क लेते हुए माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। बड़ा महत्वपूर्ण पद है, इसलिए भी महत्वपूर्ण पद है कि अखिलेश ने छोड़ा और माता प्रसाद पांडे उस पद पर आ गए। क्या इस दांव का इलाज है कोई भाजपा के पास, या ब्राह्मण वोट इस नियुक्ति से कुछ आकर्षित होंगे अखिलेश की तरफ? मैसेजिंग है ब्राह्मणों की, भैया वहां कुछ नहीं रखा, इधर आ जाओ। संजय भाई, मैं इसको मैसेजिंग कम कहूंगा, पोस्चरिंग ज्यादा कहूंगा, क्योंकि अगर आप गौर करें तो एक प्रयोग मायावती ने किया था जब ब्राह्मणों को और दलितों को मिला के वो तिलक तराजू और तलवार, उसको मारो उनको मारो जूते चार के बाद, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण संग बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ये करके मेटल और केमिकल, मेटल और एसिड को मिलाकर एक नया प्रयोग किया था सोशल इंजीनियरिंग में। लेकिन जनेश्वर मिश्रा की अगर मैं बात करूंगा तो एकमात्र ब्राह्मण नेता थे। मोहन सिंह, अमर सिंह को मैं थोड़ा कम मानता हूं, लेकिन मोहन सिंह एक ठीक ठाक बड़े नेता थे, माफ कीजिएगा, ठाकुरों के। उसके बाद अगर आप गौर करेंगे अखिलेश यादव का जो पहला वाला फेज था, मतलब जब उनके सीएम रहते हुए, तो लगभग 1.5 साल तक मुलायम सिंह उसको ऑपरेट करते रहे, चाहे दुर्गा शक्ति नागपाल का कांड रहा हो, इस तरीके के मसले होते रहे। बाद में अखिलेश यादव के हाथ में कमान आई। हाँ, ये पीडीए गठन के बाद अखिलेश यादव के अंदर मैं फिर से एक बार मुलायम सिंह देख रहा हूं। वही अंदाज है, वही स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। तो उन्होंने जिस तरीके से अयोध्या के नाम पर अवधेश पाशी को एम्बलम बना दिया है, उनको पॉस्चर कर दिया है, इसी तरीके से माता प्रसाद पांडे एक लिटरेट आदमी है, स्पीकर रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अगर वो शिवपाल को लाते तो शिवपाल सदन हैंडल नहीं कर सकते। मैं उनकी कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूं। वो एक सर्वप्रिय नेता है, शिवपाल यादव बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। पर माता प्रसाद पांडे जैसे आजम खान, इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि सदन को हैंडल कर सकते हैं अपनी बातों से, अपने तर्कों से। संविधान इनको पता है, धाराएं इनको पता है, रेफरेंसेस इनको क्लियर है। तो माता प्रसाद पांडे की लिटरेसी, माता प्रसाद पांडे की काबिलियत उनको आगे रखती है। हाँ, दांव जरूर चलाया अखिलेश यादव ने, और इस दांव के पीछे सबसे बड़ी बात है कि जमीन तो भाजपा ने दे रखी है। सही बात है। आप लड़िए, हम ऐसे कार्ड खेलते जाएंगे कि आपको सिर्फ मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो कभी कभी होता क्या है कि बल्ला गेंद तक नहीं ले जाना होता है, गेंद खुद बल्ले के पास आती है। और अखिलेश यादव के फिलहाल
गेंद बल्ले में आ रही है। बल्ले में आ रही है, लगातार आ रही है। एक आखिरी सवाल मनोज जी, कि क्या योगी जी हटेंगे या बचेंगे? हटेंगे तो कितने महीनों तक के बीच में हट जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हटाने और ना हटाने के बीच अगर कोई भी टाइम फ्रेम है, तो मुझे लगता है कि जो 3 राज्यों के चुनाव आने हैं, जिसका टाइमलाइन मेरे ख्याल में दिसंबर तक है, ये फैसला हो जाएगा। इस पर जो भी फैसला हो जाएगा, केंद्र कतई केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक इन कंपनी को डांटने नहीं जा रहा है। लगाया ही आपने तो डांटेंगे क्यों? सही बात है, आपने आग ही लगाई आप आपने। आपने ही तो इंजन दे दिया उनको कि जाइए। तो उन जाइए। अब हाँ, तो मुझे लगता है, मैं एक बात इतना कह सकता हूं कि एक रिस्क है, और योगी वो नेता नहीं कि जिनको हटा के भाजपा बहुत चैन से मध्य प्रदेश बना देगी, उत्तर प्रदेश को वो 100 नहीं होगा। आउट ऑफ 100 कर देगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हटाते हैं तो दिसंबर तक का वक्त मानिए। एक चीज और कहता हूं, अगर योगी हटेंगे तो केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक का भी नुकसान ही होने जाएगा। वो भी एक माहौल बनेगा कि हम इस पार्टी की सरपटौवल से परेशान थे, लिहाजा हमने सबके लिए कहा। अब कोटा दिया, ऑपरेशन गुजरात हो जाएगा यहाँ पे भी। ऑपरेशन गुजरात। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने इतना समय दिया। थैंक यू, आभार। थैंक यू संजय। ये थे मनोज राजन त्रिपाठी। इन्होंने विस्तार के साथ बताया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसी कैसी संभावनाएं पैदा हो सकती है, और एक बात बिल्कुल मार्के की कही कि अगर होगा तो फिर ये ऑपरेशन गुजरात होगा, अगर योगी हटेंगे तो विदाई फिर केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की भी होगी। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? जरूर बताइएगा। चैनल को ज्वाइन सब्सक्राइब करिएगा, अपनी राय से अवगत कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।